हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूरोग्लिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो न्यूरोग्लिया क्या है? न्यूरोग्लिया नर्वस सिस्टम का ये टॉपिक है। न्यूरोग्लिया नाउ न्यूरोग्लिया क्या होता है? इनको ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूरोग्लिया है ये हेल्पर सेल्स हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स मेन फंक्शनल यूनिट है नर्वस टिश्यू का, नर्वस सिस्टम का, जिसमें न्यूरॉन्स मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन न्यूरॉन्स को मेजर सपोर्ट हेल्प कौन करता है? न्यूरोग्लिया सेल्स करते हैं। अगर न्यूरोग्लिया नहीं प्रेजेंट होंगे तो न्यूरॉन्स उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। सो विदाउट न्यूरोग्लिया न्यूरॉन्स कैन नॉट सर्वाइव। इसलिए न्यूरोग्लिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूरॉन्स के लिए। न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए, न्यूरॉन्स अपनी जगह पर ही रहें उनको सपोर्ट करने के लिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन न्यूरोग्लिया को हम हेल्पर सेल्स बोलते हैं। सो न्यूरो का यहाँ पर मतलब है न्यूरॉन्स या फिर नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू। ग्लिया का मतलब है ग्लू। नाउ न्यूरोग्लिया को ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं या फिर सिंपली ग्लियल भी बोलते हैं। जो ग्लिया है, ग्लिया का मतलब है ग्लू। ग्लू मतलब ये न्यूरॉन्स के आसपास होते हैं, तो न्यूरॉन्स को ये सराउंड करते हैं और न्यूरॉन्स अपनी जगह पर बने रहें ये मेक श्योर करते हैं, ग्लू की तरह। नाउ न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स मेन फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, मेन फंक्शन यही परफॉर्म करता है। बट दे आर सपोर्टेड बाय स्पेशल सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लिया सेल्स, जिनको हम सपोर्टिंग सेल्स बोल सकते हैं, न्यूरॉन्स के हेल्पर सेल्स बोल सकते हैं न्यूरोग्लिया को। इनको हम ग्लियल सेल्स या फिर सिंपली ग्लिया भी कहते हैं। दीज सेल्स, अब इनका फंक्शन क्या है? सबसे पहले सपोर्ट मतलब कि ये ओवरऑल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, चाहे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है, आयन बैलेंस को मेंटेन करना है न्यूरॉन्स के अराउंड। सो ये हमेशा न्यूरॉन्स की सपोर्ट करते हैं डिफरेंट वेज में। अब हम ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या सपोर्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं, फिजिकली प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को ताकि वो इंजर्ड ना हो जाएं, ईजिली डैमेज ना हो जाएं। नरिश भी करते हैं क्योंकि ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का भी काम कर रहे हैं न्यूरॉन्स को। नाउ ये नॉन एक्साइटेबल है, न्यूरॉन्स की तरह ये एक्साइटेबल नहीं है। एक्साइटेबल का मतलब है कि न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या फिर नर्व इंपल्सेस को जनरेट कर सकता है, लेकिन न्यूरोग्लिया नॉन एक्साइटेबल होते हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते। न्यू स्टडी, अब पहले जो हम पढ़ते थे बुक्स में भी, अभी कई बुक्स में क्या आता है कि जो न्यूरोग्लिया है वो आउट नंबर है न्यूरॉन से। आउट नंबर मतलब उनका जो नंबर है न्यूरॉन से 10 टाइम्स ज़्यादा है। ये प्रीवियस स्टडी थी, ओल्ड स्टडी। सो ये क्या है? इनकरेक्ट थी, इसमें एरर था। इसलिए था क्योंकि बहुत पहले एक्यूरेट काउंटिंग के लिए करेक्ट टेक्निक्स नहीं थी। लेकिन अब न्यू रिसर्च, न्यू स्टडी में क्या बताया गया है, क्योंकि अब एक्यूरेट काउंटिंग मेथड्स आ गए हैं जैसे कि आइसोट्रोपिक फ्रैक्शनेशन, 3D इमेजिंग, जिसके कारण हमें एक्यूरेट काउंट का पता चलता है, जिसमें क्या पता चलता है कि न्यूरॉन इज टू ग्लियल सेल्स की जो रेशो है वो अप्रोक्स 1:1 है, कि अगर एक न्यूरॉन है तो अप्रोक्सीमेटली एक ही न्यूरोग्लिया सेल्स है। तो ये रीसेंट स्टडी है विच इज एक्यूरेट। नाउ अब कई जगह पर ऐसा है जहां पर ग्लियल सेल्स का नंबर न्यूरॉन से भी कम है और कई एरियाज ऐसे हैं नर्वस सिस्टम में जहां पर ग्लियल सेल्स का नंबर न्यूरॉन से भी ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं ह्यूमन ब्रेन में, तो ह्यूमन ब्रेन में 1:1 है, 1 न्यूरोग्लिया है तो 1 ही न्यूरॉन है अप्रॉक्सीमेटली। तो ह्यूमन ब्रेन में कहा गया है कि 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, तो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 85 बिलियन न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, तो ऑलमोस्ट सेम नंबर में। नाउ न्यूरोग्लिया कैन डिवाइड। अब हमें पता है कि न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? क्योंकि उनके पास सेंट्रोसोम नहीं है। सेंट्रोसोम नहीं है तो सेंट्रियोल नहीं होगा, तो माइटोसिस नहीं होगी, तो न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं कर सकते। वंस दे आर मैच्योर, जब वो मैच्योर हो जाते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन न्यूरोग्लिया थ्रू आउट लाइफ डिवाइड कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसलिए न्यूरोग्लिया क्योंकि डिवाइड कर सकते हैं तो ये रिपेयर हो सकते हैं। लिमिटेड एक्सटेंट में ये रिपेयर भी हो सकते हैं और लिमिटेड एक्सटेंट में ये रिप्लेस भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये डिवाइड कर सकते हैं तो इसलिए ये रिस्क भी है कि न्यूरोग्लिया में ट्यूमर हो सकता है, क्योंकि सेल्स के प्रोलिफरेशन से ही ट्यूमर बनता है। तो न्यूरोग्लिया
का ट्यूमर होना ब्रेन में ज़्यादा इसका रिस्क है, लेकिन न्यूरॉन्स का ट्यूमर क्या है, बहुत रेयर देखने को मिलता है। इसलिए जो भी आप ट्यूमर देखते हैं, जो कि प्राइमरी जो ट्यूमर ब्रेन में फॉर्म होते हैं वो न्यूरोग्लिया के बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्लायोमास बोलते हैं। तो ग्लियोमास या फिर ग्लायोमास इनको बोलते हैं, जो कि ग्लियल सेल्स का जो ट्यूमर बन जाता है। और ये पॉसिबल है क्योंकि न्यूरोग्लिया इजिली डिवाइड हो सकते हैं थ्रू आउट लाइफ। अब टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया के 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स का मतलब है कि ये 2 में क्लासिफाइड है। कुछ न्यूरोग्लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं और कुछ न्यूरोग्लिया पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो है 4। फर्स्ट एस्ट्रोसाइट्स, सेकंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, थर्ड माइक्रोग्लिया एंड फोर्थ एपेंडिमल सेल्स। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ग्लियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ 2 है, फर्स्ट शेवान सेल्स एंड सेकंड सैटेलाइट सेल्स। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल्स। सो फर्स्ट आता है एस्ट्रोसाइट्स। अब एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्टार, तो साइट्स का मतलब होता है सेल। तो ये स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये क्या है, 2 टाइप्स के एस्ट्रोसाइट सेल्स है। ये क्या है, स्टार शेप जैसे सेल्स लगते हैं। एस्ट्रोसाइट स्टार शेप सेल्स होते हैं और इनसे ये देखो, ये क्या निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इनसे ये ब्रांचेस निकलती हैं और इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसेस। तो न्यूरॉन के केस में भी जो हम डेंड्राइट्स निकलती हैं, एक्सोन निकलता है, उसको प्रोसेसेस बोलते हैं। तो न्यूरोग्लिया के केसेस में भी जो एस्ट्रोसाइट से ये जो प्रोसेसेस या फिर ब्रांचेस निकल रही हैं, इसको हम प्रोसेसेस बोलते हैं। अब कई प्रोसेसेस के एंड पर इस तरह से स्वेलिंग होती है, इस तरह से। तो प्रोसेसेस के फुट एंड पर क्या होती है, स्वेलिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फुट एंड प्रोसेसेस। ऑलराइट, अब ये क्या है, एस्ट्रोसाइट सबसे अबंडेंट अमाउंट में है और सबसे लार्जेस्ट ग्लियल सेल्स भी हैं। सबसे न्यूमरस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट है। मेन ग्लियल सेल्स हैं ये नर्वस सिस्टम के, प्लस ये क्या है, लार्जेस्ट भी है। लार्जेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, ब्रांचेस हैं जो कि इसको लार्ज बनाती हैं, प्रोसेसेस है इसमें। नाउ इसका फंक्शन क्या है, एक तो ये फिजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को कि वो डैमेज ना हो जाए इजिली, उसके आसपास कवरिंग बना के रखता है। दूसरा, ये न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में हेल्प करता है, कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। अब देखो क्या है, तो ये है हमारा एस्ट्रोसाइट, राइट, ये एस्ट्रोसाइट है। और ये देखो, ये है इसकी फुट प्रोसेसेस, जो इसकी प्रोसेसेस के एंड पर मैंने बताया था कि इस तरह से क्या होंगी, स्वॉलन पार्ट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फुट प्रोसेसेस। अब जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है ब्रेन में, स्पेशली क्या है, ब्लड वेसल्स, और स्पेशली कौन सी, जो कैपिलरीज हैं। अब ये कैपिलरीज के अराउंड सराउंड हो जाती हैं ये फुट प्रोसेसेस इसकी। तो ये ऑक्टोपस की तरह कैपिलरीज को पकड़ लेता है ऐसे, उसके आसपास एक कवरिंग बना देता है इसकी फुट प्रोसेसेस की। इससे क्या होता है, तो ये देखो यहाँ पर ये बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो ये है फुट प्रोसेसेस, जिससे कैपिलरी के अराउंड वो ये सराउंड हो गया। तो कैपिलरी के अराउंड जब ये सराउंड होता है तो ब्लड कैपिलरी के जो वॉल है उसके साथ ये क्या बनाता है, टाइट जंक्शन बनाता है। टाइट जंक्शन का क्या मतलब है कि ये एक मेम्ब्रेन बना देता है जिससे सिलेक्टिव चीजें ही पास हो सकती हैं। मतलब अब ब्लड से जो भी आना होगा उसको इस फुट प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा। ये जो एस्ट्रोसाइट्स की ये टाइट जंक्शन बनी है, इससे गुजरना पड़ेगा। तो इजीली ब्लड से अब सब्सटेंसेस इससे पास नहीं हो सकती, ओनली सिलेक्टिव चीज़ें ही पास होंगी। जैसे कि अगर कोई टॉक्सिन्स है, कोई हार्मफुल चीज़ है, हार्मफुल चीज़ इतनी ईजिली इससे पास नहीं होगी, तो ये हर चीज़ को अलाउ अब नहीं करेगा ब्रेन में एंटर होने के लिए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि ये जो एस्ट्रोसाइट है ये ब्रेन और ब्लड वेसल के बीच में एक बैरियर बना देता है। मतलब ये न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल्स, स्पेशली ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक बैरियर बना देता है, और इस बैरियर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये बैरियर सारी चीज़ों को पास नहीं होने देगा, ओनली सिलेक्टिव चीज़ों को पास होने देगा, जिससे ईजिली ब्रेन में कोई टॉक्सिन या फिर इंजरी नहीं होगी, हार्मफुल चीज़ एंटर नहीं होगी। ब्लड ब्रेन बैरियर BBB वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन बनाता है, CNS में
एस्ट्रोसाइट्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज रिसाइक्लिंग न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसका साइनैप्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो एस्ट्रोसाइट्स है, सबसे पहले ये साइनैप्स में भी हेल्प करते हैं। साइनैप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन जब कम्युनिकेट करते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्स को, उसको हम साइनैप्स बोलते हैं, उस जंक्शन को। तो उसमें भी ये हेल्प करता है। प्लस साथ में ही जो साइनैप्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, सो सपोज ये एक न्यूरॉन है और ये इसके डेंड्राइट्स हैं, और ये क्या है? दूसरा न्यूरॉन है, ये सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स। तो हम एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करें, ये एक्सोन और ये एक्सोन टर्मिनल, और ये बीच में ये क्या बनता है? ये साइनैप्स बनता है। तो जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, तो अगर ये साइनैप्स में पड़े रहेंगे तो क्या होगा कि या तो न्यूरॉन्स ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे या फिर ओवर डिम हो जाएंगे। तो ये प्रिवेंट करने के लिए ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसकी रीअपटेक कर देता है। रीअपटेक मतलब इसको रिसाइकिल कर देता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये एस्ट्रोसाइट, ताकि ये ज्यादा देर तक न्यूरोट्रांसमीटर, जिनको हम केमिकल मैसेंजर कहते हैं, ये साइनैप्स में पड़े ना रहे, और ये जो न्यूरॉन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर रहा है, ये ओवर स्टिमुलेट ना हो जाए। तो इसमें ये भी हेल्प करते हैं। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका क्या है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिसाइकिल करते हैं, जो कि साइनैप्स के ड्यूरिंग रिलीज होता है। साथ में ये साइनैप्स फॉर्मेशन में भी न्यूरॉन्स को गाइड करते हैं। लास्ट है मेंटेन आयनिक बैलेंस। ये क्या करते हैं? आयन के बैलेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं न्यूरॉन्स के अराउंड। तो ये होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर कि ये आयन के बैलेंस, मतलब स्पेशली जो एक्सेस पोटेशियम आयंस हैं जो कि न्यूरॉन्स के बाहर पड़े हुए हैं, उसको रिमूव करने का काम करता है, ताकि वो जो आयंस हैं वो और ज्यादा न्यूरॉन्स को ओवर एक्साइटेड ना कर दे, स्पेशली पोटेशियम आयंस, तो उसको रिमूव करता है। इस तरह से जो न्यूरॉन के जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको भी मेंटेन करके रखता है। प्लस साथ में ही इंजर्ड न्यूरॉन्स की भी सम एक्सटेंट पर रिपेयर में भी हेल्प करता है। नाउ टू टाइप्स इसके होते हैं, एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स और दूसरे होते हैं फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। फर्क कुछ नहीं है, थोड़ा सा फर्क है सिर्फ इनके दिखने में कि दोनों फिजिकली कैसे दिख रहे हैं। सो मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस है, फंक्शन दोनों का सिमिलर है। अब जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट है ये ग्रे मैटर में पाए जाते हैं, ये है प्रोटोप्लाज्मिक। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं ये शॉर्ट होती हैं फाइब्रस एस्ट्रोसाइट से, लेकिन थिक होती है, मोटी होती है। प्लस ये जो ब्रांच है ये ज्यादा ब्रांच होती है। तो देखो एक ब्रांच से भी और फाइन ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये ज्यादा क्या है? ये शॉर्ट है, थिक है, लेकिन हाईली ब्रांच्ड इसकी प्रोसेसेस है। दूसरा था फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट की जो ब्रांचेस हैं वो थिन है, इससे थिन है और इतनी ब्रांच नहीं है, लेकिन इससे देख लो, इससे ये ज्यादा लॉन्ग है। तो ये इनमें डिफरेंस है। नाउ प्रोसेसेस ऑफ दीज सेल्स कवर द नर्व सेल। ये अभी वही बताया हुआ है कि ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे बनेगा। प्रोसेसेस ऑफ दीज सेल्स कवर द नर्व सेल्स एंड साइनैप्स। तो ये जो इसकी प्रोसेसेस हैं ये क्या करती है? कवर करती हैं नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स को भी कवर करती हैं, जिसमें साइनैप्स में हेल्प होती है। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का। कैसे बनाते हैं? ये अपने प्रोसेसेस को ब्लड वेसल्स जो ब्रेन है वहां पर भेज देते हैं। तो जो कैपिलरीज है, स्पेशली पर्टिकुलरली द कैपिलरीज, उसके अराउंड एक स्लीव बना लेते हैं, फॉर्मिंग द टाइट जंक्शन, जिससे कैपिलरीज और इनफुट प्रोसेसेस के बीच में एक टाइट जंक्शन बन जाता है, जिससे टाइट जंक्शन से क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर बनता है। और ये टाइट जंक्शन क्या है? ये BBB है, जिससे सिलेक्टिव सब्सटेंसेस ही पास हो सकती है, कुछ भी पास नहीं हो सकता, कुछ भी गंद हमारे ब्रेन में नहीं आ सकता इजिली। किसकी वजह से? ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से। नेक्स्ट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट, सेकेंड न्यूरोग्लियल सेल्स। ये स्मॉल सेल्स हैं, इनके जो ब्रांचेस हैं ये भी कम है। देखो फ्यू ब्रांचेस हैं, ब्रांचिंग प्रोसेसेस हैं इनके पास, जैसे एक ब्रांच से भी फर्दर ब्रांच निकल रही है, लेकिन कम प्रोसेसेस है इनके पास। देयर प्रोसेसेस रैप अराउंड एक्सोन्स ऑफ न्यूरॉन टू फॉर्म माइलिन शीथ। अब वेरी इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन क्या है? माइलिन शीथ बनाना। कहाँ पर बनाना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ बनाता है न्यूरॉन्स के अराउंड वो कौन है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ बनाता है वो कौन है? शोवान सेल्स। अब यहाँ पर ये माइलिन शीथ क्या होती है? देखो ये सपोज एक न्यूरॉन है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये सेल बॉडी से डेंड्राइट्स निकल रही है और एक लंबी सी क्या निकल रही है? एक्सोन निकल रही है। अब एक्सोन के एंड पर क्या है? एक्सोन टर्मिनल। अब कुछ न्यूरॉन्स पर क्या होता है? कुछ न्यूरॉन्स के एक्सोन पर क्या होता है? माइलिन शीथ होती है, इस तरह से माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ बीच बीच में एब्सेंट होती है।
यहाँ पर जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है उनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इस माइलिन शीथ को कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स बनाते हैं सीएनएस में, और माइलिन शीथ को पीएनएस में शुवॉन सेल्स बनाते हैं। फर्क इतना है कि ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स है ये बहुत सारे न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बना सकता है, लेकिन शुवॉन सेल्स जो हैं वो एक सेगमेंट, एक शुवॉन सेल फिर सिर्फ पीएनएस के एक्सोन के एक सेगमेंट को ही बनाता है, और पूरे एक्सोन में बहुत सारे शुवॉन सेल्स लगते हैं पीएनएस में। लेकिन सीएनएस में जैसे एक ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है तो वो बहुत सारे न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ बना सकता है। अब यहाँ पर माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है? माइलिन शीथ का फंक्शन होता है इंसुलेशन का। इंसुलेशन मतलब कि जो नर्व इंपल्स यहाँ से यहाँ तक जानी है वो कितनी स्पीड पर जाएगी, तो वो कितनी स्पीड पर जाएगी। अगर तो माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी तो वो सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, मतलब कि जो नर्व इंपल्स है वो जंप करके जाती है वन नोड ऑफ रेनवियर टू नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवियर, जिससे अगर जंप करके जाएगी तो रैपिड ट्रांसमिशन होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो नर्व इंपल्स है बहुत फास्ट स्पीड में ट्रांसमिट होती है, जिसको सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। सॉल्टेटरी कंडक्शन कहाँ होता है? जहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, नोड्स ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होते हैं। अब फाउंड मेनली इन व्हाइट मैटर। अब जो भी जहां पर भी माइलिनेशन प्रेजेंट होगी, जहां पर भी एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, क्योंकि माइलिन शीथ एक फैटी लेयर है तो ये व्हाइट अपीयरेंस देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर। तो माइलिनेटेड एरियाज कहां पर पाए जाएंगे? तो ये मेनली ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम क्या है? माइलिन शीथ बनाना। तो ये मेनली ज्यादा कहां पर पाए जाएंगे? जहां पर व्हाइट मैटर होगा, क्योंकि ये माइलिनेशन कर रहे हैं। ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रे मैटर में भी ये प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर ये माइलिन नहीं बना रहे, वहां पर ये दूसरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूरॉन्स को। फंक्शंस इनके क्या है? ये माइलिन शीथ बनाते हैं सीएनएस में, और ये एक्सोन को इंसुलेट करती है माइलिन शीथ, जिससे जो नर्व इंपल्स है वो रैपिडली ट्रांसमिट होती है सेल बॉडी टू एक्सोन टर्मिनल। नाउ यहाँ पर क्या है? शुवॉन सेल एब्सेंट होते हैं तो कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में माइलिन शीथ बनाती है। अब एक ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो माइलिनेट कर सकता है मल्टीपल एक्सोन को, मतलब काफी सारे एक्सोन्स को ये माइलिनेट कर सकता है एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, अप टू 50 इन सम केसेस में 50 एक्सोन को भी माइलिनेट कर सकता है। ओनली इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो एक्सोन्स हैं वो काफी लंबे हैं as compared to CNS। नाउ ये यहाँ पर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखो ओलिगोडेंड्रोसाइट की जो फूड प्रोसेसेस है कैसे वो रैप हो गई है एक्सोन के अराउंड। अब ये एक्सोन के अराउंड जो रैप हुई है ये क्या है? माइलिन शीथ है। अब ये कहीं ये माइलिन शीथ एब्सेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर, जिसके कारण जो इंपल्स है वो जंप करती है और फास्ट ट्रांसमिशन होती है नर्व इंपल्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूरॉन को इसने कवर किया हुआ है ओलिगोडेंड्रोसाइट ने। इधर साइड देखो दूसरे न्यूरॉन को या फिर दूसरे एक्सोन को इसने कवर किया हुआ है। तो एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मल्टीपल एक्सोन्स को कवर कर सकता है। माइक्रोग्लिया नेम से क्लियर है, माइक्रो मीन स्मॉल, तो इसलिए ये क्या है? स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया है। ये मोनोसाइट से डिराइव हुए हैं। मोनोसाइट क्या है? जो हमारे WBCs के टाइप हैं, इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, तो ये मोनोसाइट से डिराइव हुए हैं। इसलिए माइक्रोग्लिया भी क्या है? ये इम्यून सिस्टम, इम्यून डिफेंस में हेल्प कर रहे हैं ब्रेन में। अब मोनोसाइट से डिराइव हुए कब हुए? बिफोर बर्थ हुए और ब्लड से निकलकर ये नर्वस सिस्टम में आ गए। तो दे एंटर द नर्वस टिश्यू फ्रॉम ब्लड। इसके फंक्शन क्या है? एक्ट एज इम्यून सेल्स ऑफ सीएनएस के इम्यून सेल्स की तरह काम करते हैं। तो क्या करते हैं? इसका फैगोसाइटिक एक्शन होता है। फैगोसाइटिक का मतलब होता है एंगल्फ करना, कुछ भी खा जाना। तो ये सेल्स भी एंगल्फ करते हैं। क्या एंगल्फ करते हैं? डेब्रीज। कोई भी जो डेब्री है, जैसे कि कोई भी जो वेस्ट है उसको एंगल्फ कर लेते हैं। पैथोजेंस, कोई भी बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनको एंगल्फ कर लेते हैं। और ये इंजरी और इन्फेक्शन के टाइम पर एक्टिव हो जाते हैं। इंजरी के टाइम पर इसलिए एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि इंजरी के टाइम पर वहां पर क्या होती है? बहुत सारी डेब्री आ जाती है, बहुत सारा वेस्ट आ जाता है। कोई डाइंग सेल है, मर रहा है कोई सेल, उसको भी इसने एंगल्फ करना है माइक्रोग्लिया ने। उसके बाद इन्फेक्शन के टाइम पर भी ये एक्टिव हो जाते हैं ज्यादा, क्योंकि हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी ये एंगल्फ कर लेता है। उसके बाद आता है अपेंडिमल सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये सीएनएस के। अपेंडिमल सेल्स ये क्या है? ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं और इनके एपिकल सरफेस पर ये क्या है? लंबे लंबे धागे से ये क्या है? सीलिया।
सीलिया आपको पता ही है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं क्योंकि हेयर लाइक होते हैं, तो ये इस तरह से मूव करते रहते हैं जिससे सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। अब ये क्या सर्कुलेट करते हैं, देखो ये जो एपेंडिबल सेल्स है ये क्या बनाते हैं, CSF, वेरी इंपॉर्टेंट, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये CSF कोरॉइड प्लेक्सस से प्रोड्यूस होता है। कोरॉइड प्लेक्सस कहाँ पर है, हमारे वेंट्रिकल्स में है। वेंट्रिकल्स कौन से होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। तो वहां पर ये एपेंडिबल सेल्स लाइन करते हैं, वहां की लाइनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर, लेटरल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, कोरॉइड प्लेक्सस की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो जो कोरॉइड प्लेक्सस की लाइनिंग में जो एपेंडिबल सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको मॉडिफाइड एपेंडिबल सेल्स बोला जाता है, जो कि CSF को प्रोड्यूस करते हैं। तो उनका काम क्या है, CSF को प्रोड्यूस करना। तो कोरॉइड प्लेक्सस में CSF प्रोड्यूस हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, और जो रेगुलर एपेंडिबल सेल्स हैं जो कि वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट है वो इस CSF को क्या करते हैं, सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो सीलिया है स्पेशली ये सर्कुलेट कर रहा है CSF को पूरे लाइन में, पूरे जो वेंट्रिकल्स है उसमें सर्कुलेट कर रहा है। CSF न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, हमारे ब्रेन को लाइट रखता है, प्रेशर कम रखता है, जो भी शॉक है उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सो ये दे लाइन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, जो रेगुलर एपेंडिबल सेल्स है वो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन को लाइन करते हैं। और सेंट्रल कैनाल जो हमारे स्पाइनल कोड में आ रही है, क्योंकि वेंट्रिकल्स अल्टीमेटली स्पाइनल कोड के सेंट्रल कैनाल में ज्वाइन हो रहे हैं, तो पूरे में ये लाइन कर रखे हैं रेगुलर एपेंडिबल सेल्स। और जो मॉडिफाइड एपेंडिबल सेल है वो कोरॉइड प्लेक्सस को लाइन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन उनका क्या है, CSF को सिक्रीट करना, इसलिए इसको कोरॉइड प्लेक्सस एपिथेलियल सेल्स भी बोलते हैं। एपेंडिबल सेल्स बेसिकली क्या है, एपिथेलियल सेल्स बट मॉडिफाइड, हेल्प इन प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये जो सीलिया प्रेजेंट है ये सर्कुलेशन में हेल्प करता है CSF की, एंड मेक द ब्लड CSF बैरियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बनाते हैं, ये ब्लड CSF बैरियर बनाते हैं, मतलब कि ब्लड से कुछ भी CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कोई भी टॉक्सिन इजीली एंटर ना हो पाए, उसको ये प्रिवेंट करते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये जो कोरॉइड प्लेक्सस एपिथेलियल सेल्स है, सो ये भी टाइट जंक्शंस बनाते हैं। इन सम ब्रेन रीजन्स दे में एक्ट एज न्यूरल स्टेम सेल्स। कुछ ब्रेन के रीजन्स में ये जो एपेंडिबल सेल्स हैं ये स्टेम सेल्स की तरह काम करते हैं। स्टेम सेल्स यहाँ पर कैसे एक्ट कर रहे हैं कि ये दूसरे न्यूरोग्लियल सेल्स में, कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स में फॉर्म हो सकते हैं या फिर मॉडिफाई हो सकते हैं। अब उसके बाद PNS न्यूरोग्लिया के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है शवॉन सेल्स। शवॉन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेजर ग्लियल सेल्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ये क्या बनाते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं PNS एक्सोन में। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ये जो एक्सोन है वहां पर ये माइलिन शीथ बना रहे हैं। तो ये शवान सेल्स क्या करेंगे, एक शवान सेल एक एक्सोन के सेगमेंट को कवर करेगा। तो ये एक शवान सेल है, यहाँ पर शवान सेल्स का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, देन ये सेकेंड शवान सेल्स है। तो अनलाइक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बहुत सारे एक्सोन में माइलिनेशन बना सकता था, लेकिन शवान सेल एक एक्सोन सेगमेंट को ही कवर करता है। सो वन शवान सेल माइलिनेट्स वन सेगमेंट ऑफ एक्सोन, एड इन रीजनरेशन एंड डैमेज। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स हैं जब वो रिपेयर और डैमेज हो जाती है तो उनको ये रीजनरेट करता है अप टू सम एक्सटेंट। शवान सेल्स ऑल्सो शोज फैगोसाइटिक एक्टिविटी। ऑल्सो जो भी वहाँ पर डैमेज हो रहा है तो उसमें फैगोसिटिक एक्शन भी शो करता है, जो भी वहाँ पर वेस्ट है उसको एंगल्फ भी कर लेते हैं शवान सेल्स। अब यहाँ पर मैं बार बार बोल रही हूँ कि रीजनरेशन, रिपेयर, रिप्लेसमेंट अप टू सम एक्सटेंट। सम एक्सटेंट का मतलब है कि CNS में तो बहुत लिमिटेड रिपेयर होता है, रीजनरेशन होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रिपेयर एंड रीजनरेशन हो सकता है शवान सेल्स के कारण, लेकिन वो भी सम एक्सटेंट में होता है। तो मोस्टली केसेस में हम देखते हैं कि अगर सेल बॉडी प्रेजेंट है तो जो न्यूरॉन है या फिर नर्व है वो रीजनरेट हो सकती है, लेकिन अगर सेल बॉडी प्रेजेंट नहीं होती तो वो डाई हो जाता है न्यूरॉन। नाउ सराउंड स्मॉलर अनमाइलिनेटेड एक्सोन एंड प्रोवाइड सपोर्ट ऑल्सो। हालांकि ये जो अनमाइलिनेटेड एक्सोन है वहां पर भी शवान सेल प्रेजेंट होते हैं सेम ओलिगोडेंड्रोसाइट की तरह, बट वहां पर ये सपोर्ट का काम करते हैं और दूसरे में ये माइलिनेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि ये जो शवान सेल है ये यहाँ पर माइलिन शीथ बना रहा है। सेकेंड आता है सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल क्या होते हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ये देखो ये क्या है, ये सेल बॉडी है। सो सेल बॉडी के सराउंडिंग में ये सैटेलाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सैटेलाइट सेल्स हैं। तो इनको सैटेलाइट सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे सैटेलाइट क्या होते हैं, किसी प्लैनेट के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, इसी तरह से ये भी सेल बॉडी के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है सैटेलाइट की तरह, मतलब उसको सराउंड करके रखता है सेल बॉडी को सैटेलाइट की तरह।
सो प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन्स बॉडी इन गैंग्लिया। तो ये क्या करता है, ये सेल बॉडी को फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से इसने सराउंड किया हुआ है कि सेल बॉडी ना डैमेज हो जाए, क्योंकि मेन तो सेल बॉडी को बचाना ही है। अगर सेल बॉडी मर जाती है तो मतलब पूरा न्यूरॉन मर गया, तो सेल बॉडी को बचाना है। तो सैटेलाइट सेल बॉडी को फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर ये गैंग्लिया वर्ड आया है। गैंग्लिया क्या होता है, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर कहीं बहुत सारी सेल बॉडीज का गुच्छा प्रेजेंट होता है तो उसको हम गैंग्लिया या फिर गैंग्लियोन बोलते हैं। मेंटेन आयन बैलेंस एंड केमिकल, ये भी आयन बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं न्यूरॉन के आसपास और एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखते हैं। न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करते हैं, और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इनमें अगर डिसफंक्शन हो जाता है सैटेलाइट न्यूरोग्लियल सेल्स में, तो न्यूरोपैथिक पेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक पेन कंडीशन बाय ऑल्टरिंग न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी इन गैंग्लिया। तो अगर इन सैटेलाइट सेल्स में कोई डिसफंक्शन हो जाता है तो यहाँ पर नर्व पेन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोपैथिक पेन, जो कि एक क्रॉनिक पेन कंडीशन है। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल्स है न्यूरोग्लियल सेल्स, इसमें कॉमनली हमें देखने को क्या मिलता है, ग्लियोमास, मतलब ट्यूमर इनका। तो एस्ट्रोसाइट्स का अगर ट्यूमर होता है तो इसको हम बोलते हैं ग्लियोब्लास्टोमा, जिसको ब्रेन कैंसर भी बोलते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिनेशन कर रही है सीएनएस की, तो इसमें अगर डैमेज होता है तो डीमाइलिनेशन हो जाता है सीएनएस में, मतलब माइलिन डैमेज हो जाती है, जिसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। शवॉन सेल्स पीएनएस में माइलिनेशन करते हैं, तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो डीमाइलिनेशन हो जाती है पीएनएस में, जिसको हम गिलेन-बेयर सिंड्रोम कहते हैं। माइक्रोग्लिया में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, डैमेज होती है, तो न्यूरो इन्फ्लामेशन हो जाती है, जैसे कि अल्जाइमर्स में और पार्किंसंस में। एपेंडिमल सेल्स, अगर एपेंडिमल सेल्स क्योंकि सीएसएफ को सिक्रीट करें, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है, इनमें कोई डैमेज होता है, तो क्या हो सकता है, सीएसएफ इम्बैलेंस हो सकता है, ज्यादा सीएसएफ प्रोडक्शन हो जाता है, जिसको हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। सो आई होप आपको न्यूरोग्लिया क्लियर हुआ। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।